नमस्कार। अभिषेक रंजन, राकेश कुमार और रोबिन। और नीचे नीचे बढ़ाइए, थोड़ा नीचे, वहाँ से बढ़ाइए, क्लास को नीचे बढ़ाइए जो दिख रहे हैं। किरण कुमारी, अच्छा ठीक है ठीक है। और आपका नाम क्या है? हैं? अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बीपीए खतर का स्टार्ट हुआ है, ये सेकंड फेज, थर्ड फेज और फाइनल सिलेक्शन हो, ज्वाइनिंग हो आप लोगों का, इस शुभकामना के साथ ये बीपीएससी ये खतर मेंस का क्रैश कोर्स हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े तकनीकी कारणों से क्लास में विलंब हुआ, लेकिन चूंकि काफ़ी दिन क्लास चलना है इसलिए अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो भी टाइम होगा 5 बजे का, मेरा 5 से 6:30 के बीच में मेरा साइंस टेक्नोलॉजी का है, और 6:30 से के बाद 10 मिनट का ब्रेक दे करके फिर पॉलिटी का कुणाल जी का शेड्यूल है, ये रहेगा आगे की तरफ। ठीक है, नीतीश कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, विनोद कुमार जी, सब लोगों को बहुत बहुत आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है। और इस मिशन के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसके साथ ही सेकंड थर्ड पार्ट को पार करते हुए आप अपने सपनों को पूरा करें, ये शुभकामना मेरी ओर से और पूरी टीम आस्था इसकी ओर से है। अब यहाँ पे मैं जो चूंकि आपका टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम लोग ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करके तो कॉपी के ऊपर लिख दीजिए बीपीएससी 71 मेंस, और फर्स्ट टॉपिक लिख दीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बीपीएससी 71 मेंस का जो साइंस टेक का ये हम क्लास स्टार्ट करें, तो इसके पहले फेज में हम लोग एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख लेते हैं, जो कि ये जो प्रोसीजर है हमारा बीपीएससी 71 मेंस का, उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो उसमें फर्स्ट जो आपको शेयर किया गया है, एक मटेरियल, एक पीडीएफ शेयर किया गया है, जिसमें कि सारा का सारा जो क्लास के टॉपिक्स और साथ में क्लास का शेड्यूल और उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो सब कुछ शेयर किया हुआ है पीडीएफ उसका। तो उसमें भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिया हुआ है। और लेकिन फिर से हम बोर्ड पर अगर इस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को अगर इसको रिवाइज करें, तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी, या हाँ न्यू एज टेक्नोलॉजी ही लिख दीजिए, न्यू एज टेक्नोलॉजी। और हिंदी में इसको देखें तो नए समय की तकनीक। और इस नए समय की तकनीक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 टॉपिक तो हम पहले ले लेंगे एक बास्केट के रूप में, और उसके बाद फिर हम अदरवाइज टॉपिक्स कवर करेंगे। उसमें फर्स्ट एक टॉपिक है कि न्यू एज तकनीक में कौन कौन सा तकनीक इसमें शामिल है, विच टॉपिक्स विल बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो उसमें जाते हैं, और उसका भारत के निर्माण में, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या न्यू एज टेक्नोलॉजीज, नए भारत के निर्माण में जो उभरते हुए तकनीक है या आधुनिक तकनीक है, इसकी क्या भूमिका है। ये हमारा एक फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे तो इसमें नई तकनीक न्यू टेक्नोलॉजी, एंड लिख लीजिए इसको, रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। एक हो जाएगा नई तकनीक, और उसी में भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे बदलाव में भूमिका। ठीक है, एक ये है। जैसे कि अब इसका आपके पास एक पूरा एक बास्केट ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिस बास्केट में से टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लेकर के और आप अपना उत्तर लिख सकें।
तो अभी मैं मान लीजिए आपके सामने यही वाला लिखा है, फर्स्ट टॉपिक ही लिखा हुआ है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूटिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान समय की वे सारे तकनीक जो भारत के बदलाव में सहायक हैं। क्लियर है? तो आपसे बोल दूं कि आपको एक पेज दे दूं, तो आप अपना दिमाग दौड़ा के देखिए कि इस बास्केट में कौन कौन से तकनीक आपको याद आ रहा है। ठीक है, हमने अभी लिखा नहीं है न्यू एज टेक्नोलॉजीज में कौन कौन से तकनीक, लेकिन आज का भारत, अभी जो भारत दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन सी तकनीक और उसके क्या क्या यूजेज हैं, क्या आपको याद है ये चीज? क्योंकि ये टॉपिक मेंस का भी टॉपिक है और एसे का भी टॉपिक है वर्तमान समय में। जैसे एक तो आप कहेंगे कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लाइव क्लास चलने में, लाइव क्लास होने में देर लग रहा था, क्लास लाइव हो रहा था लेकिन साउंड नहीं जा रहा था। ठीक है, इन लोगों ने खूब टेस्ट वगैरह किया था। तो एक तो सीधे देख रहे हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, सिंपल सी बात इसको ये कहें, शिक्षा के प्रसार में तकनीक का उपयोग का ये उदाहरण है ये। और इसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स का मतलब ये हुआ कि जो लोग अभी ऑनलाइन हैं, ये तो अपने घर से है ना। अगर ये तकनीक नहीं होता तो उनको दिल्ली आना पड़ता, और दिल्ली आने में सोचो, आने जाने में खर्चा, रहने में खर्चा, और पता नहीं उतनी कंफर्टेबिलिटी उनको मिल पाती कि नहीं मिल पाती जो अभी बैठ के जहां से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज कंट्रीब्यूटिंग इन ईजिंग ऑफ लाइफ। जीवन को सरल बनाने में तकनीक की भूमिका हो रही है। तो मैं इसी को पेज पलटता हूं और अब आपसे बोलता हूं कि अब आप हमें बताइए, ठीक है, कि ये न्यू एज तकनीक है, टेक्नोलॉजीज है, नए समय की तकनीक। इसमें अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से घेरा इसको, तकनीक इसको घेर दिया, तो आप एक एक करके मुझे बता दीजिए कि मैं इसमें कौन कौन से क्या क्या इसमें लिख दूं। तो मैं अपने साइड से लिख देता हूं आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक। ये तो बड़े पैमाने पे हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इसको आगे हम और खोलेंगे, ठीक है, तो उससे और चीजें खुलती चली जाएंगी हमारे पास। तो हमारे दिमाग, कई बार ये भी है कि हमारे दिमाग में तो बातें हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे तब आपके दिमाग में वो आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से, या कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल में आपको यही दिक्कत है कि आप जानते तो हैं, लेकिन उस टाइम पे जब उसको लिखना था उस समय पे ये रिकॉल नहीं हुआ। तो अभी हमने ये चीज लिख दिया है कि नई, हमारा टॉपिक देखिए, ध्यान रखिएगा हमारा टॉपिक क्या है। ऐसी नई तकनीक जो हमारे वर्तमान भारत को बदल रहा है। तो एक तो हमने लिख दिया आईसीटी, और बताइए दूसरा, सेकंड क्या लिख दें? सेकंड बता दीजिए। सेकंड आधार। आधार का भी कोई रोल है क्या? 141 करोड़ आधार हैं, अभी 141 टोटल आधार बना हुआ है। तो जो ई केवाईसी से पहले आप सब कुछ फोटोकॉपी के रूप में जाके जमा करते थे, आज के डेट में तो जमा नहीं करते हैं, सब कुछ क्या करते हैं, स्कैन करके रखते हैं और ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन में चाहे ई केवाईसी के, अभी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का डेट था 16 तारीख, लास्ट डेट था 16 सितंबर को, तो सारे आधार से सब वेरीफाई हो गया, ई वेरीफाई हो गया सारा। पैन कार्ड उससे जुड़ा हुआ है या आधार से आपका सारा बायोमेट्रिक आपसे जुड़ा हुआ है, और आधार को अगर वेरीफाई कर दिया जाए तो पूरे बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट दोनों के दोनों चीजें सबसे ऑथेंटिकेट हो जाती हैं आधार के माध्यम से। तो आधार ने व्यक्ति और सरकार को और व्यक्ति और बैंकों को एक दूसरे से जोड़ने के टूल का काम किया कि नहीं किया। और आज जितने कुछ भी हो रहे हैं सब में आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही सब कुछ, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे यूपीआई हो, चाहे शेयर बाजार की एक्टिविटीज हो, चाहे इकोनॉमी का बैंकिंग एक्टिविटीज हो, सब आधार से ही लिंक हो रहा है। वो क्लियर है? तो दूसरा हमने लिख दिया आधार, भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आधार का। तीसरा बता दीजिए क्या लिख दें? तीसरा एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आईसीटी तो अभी बहुत सारा है, उसको हम नहीं खोले हुए, केवल हेडिंग की बात कर रहे हैं। आईसीटी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5G के आने के बाद अब आपको हर चीज गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने जो सर्च कर रखा है उसे, आपके जो पैटर्न है उस पैटर्न को एआई
एआई उसको वेरीफाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें आपको फैसिलिटेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस संदर्भ में जाएंगे तो 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एआई मिशन भी स्टार्ट कर रखा है और वो मिशन 7 पिलर्स पर आधारित है, उसके 7 पिलर्स हैं और उसके लिए बड़े पैमाने पे देश में काम भी किया जा रहा है। क्लियर है? एक और इसी में एक और मिशन स्टार्ट हुआ है पिछले दिनों में जो कि ग्लोबल कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया ग्लोबली कंट्रीब्यूट करेगा, वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक, अर्धचालक, इसमें भी भारत सरकार ने नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया है। 76,000 करोड़ का फंड दे रखा है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट का प्लान है जिससे इंडिया कैन बी इमर्स्ड एज द बेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स और चिप के रूप में। और आप जानते हैं कि टाटा ने चाहे बाकी ने कई सारे 5 या 6 ऐसे, वेदांता ने कई सारे सेमीकंडक्टर के डायरेक्शन में इमर्ज करके आ रहे हैं, अपनी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं। जैसे जिस तरह से चाइना पे डिपेंडेंसी थी, धीरे धीरे चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जा रहा है और चाइना पे डिपेंडेंसी को कम करेंगे तो इंडिया। तो आज एक और आपको एक चीज बता दें, अभी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इंडिया की एक न्यूज एंकर उनको बोल रही है, पलकी शर्मा उपाध्याय। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक उनका जरूर एक टॉपिक ही होगा वो पूरी तरह से। चेन्नई में कल या परसों हिंदुस्तान टाइम्स का या किसी का एक समिट हुआ है, उसमें उनका करीब आधे घंटे 32 मिनट का उनका एक लेक्चर है। उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, आपके बड़े काम का है वो लेक्चर, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। अगर वो यूट्यूब पे सुनेंगे तो हो सकता है कि यूट्यूब उसको ट्रांसलेट कर दे और ट्रांसलेट करके कर दे, हम भी उसको शेयर कर देंगे ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर कर देंगे, आप सुन लीजिएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे आपके बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एग्जाम्पल आपको लेटेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है? तो वो बास्केट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको कि क्वेश्चन को एक क्वालिटी आंसर लिखने में या हमें क्वालिटी ऐसे लिखने में काम आएगा, तो वो बास्केट। तो अभी भी हम जो आपको बना रहे हैं ये सीधा, ये एक तो सीधे पूछे जा सकता है क्योंकि हमने ये टॉपिक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइड से लिया हुआ है। तो तकनीक जो भारत के बदलाव में सहायक है। ठीक है? अभी हमने ये लिखा, अब इसके बाद एक और लिख देते हैं हम, कौन सा? अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको अपनी टेक्नोलॉजी का एहसास हुआ कि नहीं एहसास हुआ कि हमारी टेक्नोलॉजी, हम जानते नहीं, हम उतना नहीं जानते थे जितना हमारी टेक्नोलॉजी ने ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्म किया। जिस तरह से ड्रोन, 1000 की संख्या में ड्रोन आ रहे थे और आकाश ने जिस तरह से उनको काउंटर किया, आकाश आपका मिसाइल था, तो ये जिसने आपका काउंटर किया, तो आप उसे इमेजिन कल्पना करके देखिए कि किस तरीके से। तो इसी में एक और लिख देते हैं हम लोग, कौन सा? डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा तकनीक। और रक्षा तकनीक में हम क्या, अभी हमारा फोकस क्या हो रहा है कि भाई हमें रक्षा तकनीक के मामले, इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडिया इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, माने रक्षा प्रौद्योगिकी का देसीकरण है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें देख रहे हैं कि उस देसीकरण जब होगा तो उसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहले जो हम इंपोर्टर थे हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे, और दूसरा हम अपनी, ठीक है, हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे, एक भी होगा। और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी आप अगर डेवलप करेंगे, ठीक है, तो ये डेवलप करेंगे तो इससे 2 देशों के बीच रिलेशन भी मजबूत करने में काम आएगा। जैसे मान लीजिए फिलीपींस अगर आपका ब्रह्मोस खरीदता है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कोई, तो उस देश के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, नहीं अच्छा हो जाएगा। तो योर डिफेंस टेक्नोलॉजी कैन कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, दूसरे देशों के बीच में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे तकनीक हैं जो भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस के क्षेत्र में अपनी सुरक्षा के लिए आप डेवलप कर रहे हैं, तो इसका भी अपना रोल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको याद आया, अच्छी बात है। कौन सा? स्पेस टेक्नोलॉजी, हाँ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का स्काई इज द लिमिट है, हम इसमें तो पूरे वर्ल्ड के टॉप जो 5 कंट्रीज हैं उसमें से हम एक हैं, हमने वो कर दिखाया है जो कि दूसरे देश नहीं कर, और कंटिन्यूअसली हम इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, इंडियन स्पेस स्टेशन विल बी एस्टैब्लिश बाय 2035,
2035 तक जिस तरह से आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसमें अभी आपके वो जो शुक्ला जी थे, शुभम शुक्ला, वो गए हुए थे, वहीं पे उसी तरह का स्टेशन हम भी अपना बनाएंगे और उसका टारगेट 2035 का है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन, ठीक है, ये भी है। तो कौन कौन से टेक्नोलॉजी आया? एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पे आ रहा है, उसके अलावा जा रहे हैं तो ये आधार, एआई, सेमीकंडक्टर्स तो अपनी जगह पे ये कर ही रहे हैं कंट्रीब्यूट। आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पे देश में काम चल रहा है। उसके बाद जाएंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पे देश में काम चल रहा है। इसके बाद जाते हैं तो एक और तकनीक है जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के दोनों पार्ट हैं। आपने जो वैक्सीन बनाया तो वैक्सीन को आपने डिप्लोमेटिक टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया वैक्सीन का, और ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था। और दूसरी बात है कि जैव, आपके पास 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों के साथ दो तरह की दिक्कतें हैं, एक मेल न्यूट्रिशन की और दूसरा इन फूड इनसिक्योरिटी की समस्या है। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ आपका ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इंडिया इज नॉट रेडी टू परचेज, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन यूएसए। अमेरिका में जो प्रोड्यूस्ड है उसको भारत खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अपने पास ही, भाई हमें जो एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फूड फॉर इंडियंस, इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर इंडियंस। हम अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को के लाइवलीहुड को छीन नहीं सकते, आखिर उनको रोजगार हम कहां से देंगे? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चरल यूज है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, का आप आने वाले दिनों में और डीएनए लेवल पे काम करके बड़ी सारी चीजें कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर, बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं आप। क्लियर है? उसी तरह से जा रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद एक और इंडिया काम करता है, बहुत सालों से काम कर रहा है। वो काम कौन सा है? नैनो टेक्नोलॉजी। और इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी मिशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इन इंडिया इन 11th 5-year प्लान। 11th प्लान में स्टार्ट हुआ था, 12th प्लान में रहा, ठीक है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी मिशन यहां पे चल रहा है। उसके बाद जाते हैं तो और भी, जैसे रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में चूंकि इमर्जिंग जो जिस तरह से वे ऑफ लाइफ आगे बढ़ रहा है, आपको बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्री 4.0 में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में, इंडस्ट्री 4.0 का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में रोबोटिक्स काम करेगा, ठीक है। तो उस दिशा में इंडिया काफी काम कर रहा है और ये भी, तो इस तरीके से जाएंगे। अदरवाइज आते हैं तो एक और आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी बड़ा काम का चीज है। और इसमें जाएंगे तो इसका हार्डवेयर से लेकर के हार्डवेयर से लेकर के माने टेक्नोलॉजी और अदरवाइज दोनों के दोनों में काम कर रहे हैं आप, जो सोलर पैनल वगैरह बनाने से लेकर के, और इंडिया की कई सारी कंपनी काम कर रही हैं। और लास्ट में एक हो जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और इसके बाद जाते हैं तो और एक और टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड मशीन, इंजीनियरिंग ऑब्लिक देके लिख सकते हैं मशीन्स, ठीक है। जो मशीन है ये, इंजीनियरिंग और मशीन, ये दोनों के दोनों लिख सकते हैं आप। अच्छा, तो ये हमारे पास एक बात ध्यान रखिए, हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक पे फिर जाइए। नए तकनीक जो भारत के बदलाव में भूमिका है, ठीक है, हमने लिखा इसको ये टॉपिक लिया। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ओवरऑल टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहने चाहिए, और सब में 2-2, 4-4 लाइन लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब बताइए, अब मैं इसमें से एक को उठाता हूं, किसी एक को उठा लूं, आईसीटी को उठा लूं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को उठा लेता हूं, तो ये केवल आईसीटी को उठा लूं, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उठा लूं, नैनो टेक्नोलॉजी को उठा लूं, रोबोटिक्स को उठा लूं, सब अपने आप में भी आगे टॉपिक है, अकेले अकेले भी पूछेगा, लेकिन आपको एक साथ भी जानना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक साथ जानना पड़ता है, एक तो ये हो जाएगा। और यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन भी बीपीएससी में बार बार पूछा गया, ठीक है, जैसे साइंस एंड हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग एंड हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ए, ठीक है, इज ए
इज ए बेन, माने कर्स कैसे है, कैसे वो ब्लेसिंग है और कैसे वो कर्स है, या कैसे बून है और कैसे बेन है। हिंदी में बात करूं तो साइंस टेक्नोलॉजी कैसे वरदान है और साइंस टेक्नोलॉजी कैसे अभिशाप है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा पुराना टाइप का लगता है, लेकिन आप अगर इसको अभी के टाइम पे जाके देखें तो ये तो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हो गया है। माने रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए ब्लेसिंग और रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए कर्स, एक वरदान के रूप में, एक अभिशाप के रूप में। तो यहां पर भी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बास्केट की जरूरत है कि नहीं? बास्केट ही नहीं पता है तो क्या ब्लेसिंग लिखेंगे, और बास्केट ही नहीं पता है तो क्या अभिशाप लिखेंगे? क्लियर है? तो यहां पर भी बास्केट की जरूरत है, इसकी जरूरत है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में ही आपको अच्छे से इसको, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें लिखे तो आप 10-5 पेज 20 पेज लिख सकें, इतना फ्री फ्लो होना चाहिए आपका नॉलेज। इस पर इतना फ्री नॉलेज, इतना अच्छा होना चाहिए कि पेज आप लेते जाएं और पेज आपका निकाल निकाल के किनारे करते जा रहे हैं आप, इतना सारा इसमें ये कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो एक फिर वही बात जैसे हमने कहा कि मेंस क्वालिफाई करने का जो 4 तरीका है, 4 तरीके में फर्स्ट तरीका है कि भाई हमारे पास टॉपिक्स हो और उस टॉपिक्स का जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम 10 बार लिखें। तो 10 बार माने याद करें, याद करने का मतलब होता है कि अभी पीटी का एग्जाम देके सब लोग आए हैं, तो सब लोगों को पता है कि एग्जाम हॉल में अल्टीमेटली ज्ञान ही काम आता है, सारी बातें बाहर रह जाती हैं, सारा कॉपी किताब सब कुछ बाहर रह जाता है। एग्जाम हॉल में क्या काम आता है? नॉलेज काम आता है, ठीक है। और नॉलेज का तरीका क्या है? एक चीज को 10 चीज को एक बार की, एक चीज को 10 बार, एक चीज को 10 बार, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी अगर आपके पास एक हो जाए और उसको 10 बार आप पढ़ लें तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे? अभी भी लेट नहीं है। तो एक तो 2 पार्ट इसका हो गया कि कंटेंट और उसको याद करना, ठीक है। 2 और है लिखने के लेवल पर, एक क्वेश्चन का जो भी, जैसे जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वही वहां पूछा जाए। एक्चुअली क्वेश्चन को फेस करना भी एक हैबिट है। अब हमारे सामने कोई क्वेश्चन लेके आइए मेंस का, हम 2 मिनट में उसको सुलझा देंगे। क्यों सुलझा देंगे? क्योंकि मुझे क्वेश्चन फेस करने की आदत है अपने टॉपिक का। वही आप ज्योग्राफी का या मान लीजिए जियोलॉजी का, भूगर्भ का शास्त्र का, या किसी और सेक्शन का कोई टॉपिक ले आएंगे, हो सकता है मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उसको सुलझा नहीं पाऊंगा, उसमें मेरा हैबिट भी नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है कि आप साइंस टेक्नोलॉजी का या इकोनॉमी का आप कोई टॉपिक लेके आएंगे तो मेरा आदत है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज का, जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज होता है तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं, इतिहास वगैरह भी, हिस्ट्री वगैरह भी, करंट अफेयर्स वगैरह भी, मैं उसको समझ जाता हूं जल्दी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने क्वेश्चन फेस कर लेने होंगे कि बीपीएससी में जब जाएंगे तो वहां जो क्वेश्चन पड़ेगा वो उसको देख करके आपको इरिटेशन नहीं होगा, आप एकदम से उसको, उस क्वेश्चन को पहले आप एनालाइज कर लेंगे, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज आप पहचान लेंगे, और जब इस चीज को पहचानने की आपको आदत हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज इसीलिए होता है उत्तर लिखने के लिए कि हम इतने क्वेश्चन फेस कर चुके हैं कि वहां का जो क्वेश्चन आए हमारे सामने वो क्वेश्चन हमें इरिटेट ना करे, हम क्वेश्चन के डिमांड को, क्योंकि नॉलेज की कोई कमी, इतना पढ़ लेंगे आप कि नॉलेज की कोई कमी आपको नहीं रहेंगी। क्वेश्चन को पहचानना एक बात है, उसके बाद आता है क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। यहां पर भी, यहां भी अपने यहां भी जो टेस्ट वगैरह में होगा वो, और बाद में जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहां पर भी। पास कौन करेगा? आज के डेट में आप प्रैक्टिकली अपने से जोड़ के देखिए कि आपके सामने एक मैटर दिया जाए 4 पेज का, जिसमें बिल्कुल लेफ्ट राइट एकदम टाइट केवल वर्ड्स फेंका हुआ है, उसमें ना कोई टेबल है, ना कोई डायग्राम है, कुछ भी नहीं है उस पेज में। और एक दूसरा नोट्स आपको दे दूं, मैटर दे दूं, जिसमें कि शुरू में 2-4 लाइन लिखा हुआ है, उसके बाद कोई टेबल बना हुआ है, फिर 2-4 लाइन लिखा हुआ है, कोई डायग्राम बना हुआ है, फिर कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स बना लिखा हुआ है। दोनों पेज में से आपको पढ़ने में फर्स्ट इंप्रेशन कौन अच्छा लगेगा? जिसमें टेबल वगैरह है। तो आप उत्तर लिखने जा रहे हैं तो अपने उत्तर में टेबल डायग्राम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? और आपको तो टाइम था ना,
ये टेस्ट सीरीज इसी बात के लिए तो होता है कि आप उसमें जा करके टेस्ट सीरीज का गलत लोग इंटरप्रेट करते हैं, कौन कॉपी जांच रहा है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन यहां होता है जिसमें कॉपी जांचने वाले का आप उत्तर लिखते समय ही आपको नहीं पता चल जाता है कि हम अच्छा लिख रहे हैं खराब लिख रहे हैं। कॉपी चेक होना और मार्क्स मिलना है तो ये तो ईगो सेटिस्फाई होता है। आप उत्तर लिखते समय ही आपको जो वहां कष्ट हुआ, उत्तर लिखने में आपको मजा आया या उत्तर लिखते समय आपको कष्ट हुआ, यहीं से टेस्ट सीरीज का काम खत्म हो गया। बाकी तो ऐसे ही है, सुझाव उझाव मिल जाएगा ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जेन्युइन एक क्वालिफाई करने वाला, चूंकि देखो होता क्या है 4.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, पास तो 1260 को ही करना है। वो 1260 की एक अलग पर्सनालिटी है कि नहीं? वो 1260 पब्लिक डोमेन में थोड़ी घूमते रहते हैं, वो तो अपने काम पर हैं, वो तो खुद इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि भाई हमारी क्या सिचुएशन है। टेस्ट सीरीज संडे को आए तो वहां पे क्या क्या टेस्ट किया उन्होंने, क्वेश्चन मेरे सामने पड़ा, मैं उसको पकड़ पा रहा हूं कि नहीं, डिमांड पकड़ पा रहा हूं कि नहीं, जब लिखने गया शुरू कर पा रहा हूं कि नहीं, लिखने लगा तो डायग्राम यूज कर पा रहा हूं कि नहीं, डायग्राम के लिए मैटर याद आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद कंक्लूड, और टाइम 3 घंटे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं। यही सब तो करने आते हैं आप, बाकी सही गलत तो ऐसा कौन सा पटना कलम में बहुत बड़े कहा जाए कि वो कौन है पटना के बहुत बड़े फिजिक्स के, वो सॉरी हिस्ट्री के टीचर एक हैं जो जिनके मोटे BL ग्रोवर या बिपिन चंद्रा, अब तो मर गए खैर, उनकी जरूरत है उस पटना कलम के कंटेंट को जांचने के लिए। आपको नहीं पता है कि क्या आप लिखे हैं, या मॉडर्न आर्ट में कौन सा ऐसा, सब आपको पता है। वो तो फिर ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात होती है। लेकिन खैर कोचिंग का जो रोल है उसमें तो है ही भाई, जो चीज़ कमिटमेंट यहाँ पे है वो सब होगा, लेकिन आप पास करने वाला बच्चा सावधान रहता है, वो समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से आए, पेपर 3 घंटा लिखे, जाते समय आपको पता है कि अगले बार के टेस्ट में मुझे क्या क्या सुधार करना है, क्या क्या इंप्रूव करना है, मेरी क्या क्या यहाँ पे आज मुझे क्या फील हुआ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ टेस्ट सीरीज। जो आपने फील किया वो फीलिंग ही सबसे उसका है। तो 4 पार्ट हुआ, एक कंटेंट 10 बार पढ़ना बार बार, उसके बाद उत्तर लिखते समय क्वेश्चन और उसमें अधिकतम डायग्राम का उपयोग। अगर ये 4 चीज कर पा रहे हैं तो ये 3 महीने में आपको मेंस पास करने से कौन रोक सकता है। कितना बड़ा सिलेबस है, एक दिन में तो साइंस टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। ये सारा टेक्नोलॉजी हमने लिख दिया और जैसे लिखा आपके दिमाग में एक इंप्रेशन बन गया कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है, ये सब मैटर बन गया आपको। अब जाकर के कमरे पे 10-12 घंटा में पता चला कि बहुत सारी चीजें इसमें से हम निपटा देंगे, एग्जाम के लिए रेडी हैं साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर है? तो ये खैर इसमें से होता है। तो एक बात ये, तो 2 टॉपिक इसमें से हुआ। कौन कौन सा टॉपिक हुआ? एक न्यू एज टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट, इसका और एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। और दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कहा जाए ब्लेसिंग है और कैसे कर्स है, वरदान है अभिशाप है, इसको भी देख लेते हैं। इसका भी दोनों का डायग्राम देख लेते हैं। तो एक आप इसमें आ जाइए, इस वाले में से हम लोग कौन सा लेते हैं? आईसीटी को पहले लेते हैं, ठीक है? ले लीजिए आईसीटी। आईसीटी का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक, या इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूप में भी सिंपल में देखें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इसको बोल सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अदरवाइज इसका रिप्रेजेंटेटिव तो इंटरनेट है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसमें अभी के टाइम पे जाएंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें रेडियो भी आता है, ठीक है? माने डिजिटल टेक्नोलॉजी में रेडियो भी है और इसका भी उपयोग करके बड़े सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह को प्रसार किया जाता है, लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाती है। इसमें टीवी भी है, टेलीविज़न भी है, ठीक है? इसमें आप जाएंगे तो मोबाइल भी है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल और मोबाइल बेस्ड जो ऐप हैं ये सारे के सारे, ठीक है? इसमें आप जानते हैं तो कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी है, ये सब भी है। लेकिन सब मिला के मेरा मेन जो फोकस है वो है
इसका मतलब में इंटरनेट ही है, इंटरनेट की ही बात करें तो यही इसका मेन फोकस है। और इंडिया में जा रहे हैं तो इसमें, अच्छा इसको, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हमने कहा, रेडियो का, टीवी का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लेकिन सब लाइव तभी माना जाता है जब इसमें जो इंटरनेट से अगर जुड़ा हुआ है। तो सब इंटरनेट से, आज के डेट में मोबाइल में आपका रेडियो भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, मोबाइल ऐप भी चल रहा है, और आपका कंप्यूटर का भी काम सब हो रहा है, तो सारे के सारे हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे इंटरनेट का ही है, ठीक है। तो अब ले लीजिए कि इंटरनेट में क्या क्या है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ही लिख लीजिए फिर से, उसको भी ध्यान में रखिएगा, मैंने ध्यान से उतरना नहीं चाहिए वो भी। ये चारों जो कंपोनेंट हमने बताया, गलती से केवल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब केवल मोबाइल और मोबाइल ऐप नहीं होता है, ये इसके पेरीफेरी वाले हैं, वो भी उसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है, क्या इसके, तो एक तो यहाँ पे आपको इसका डेटा चाहिए, फैक्ट चाहिए आपको इसमें कि भाई टोटल आज की डेट में इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी चल रहा है, ठीक है। और 5G टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो 99.6% डिस्ट्रिक्ट्स में यह उपलब्ध है, जिलों में उपलब्ध है, ये 99.6% जिलों में उपलब्ध है। दूसरा, इसमें जाएंगे तो मोबाइल सब्सक्राइबर 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। और यहीं पे अगर मैं जाऊं तो जिसको बोला जाता है टेली डेंसिटी या दूर संचार घनत्व, तो वो अगर इंडिया की बात करें तो अराउंड 85% है, और बिहार की बात करें तो अराउंड 55% है। इंडिया का टेली डेंसिटी अराउंड 84 पॉइंट कुछ परसेंट है, 85% है, और बिहार का 55% है। ये है इंडिया नेशनल और ये है बिहार, ठीक है। अब यहीं पे जाएं तो एक और है, एक भारत नेट, एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और भारत नेट गवर्नमेंट प्रोग्राम में 2.14 लाख ग्राम पंचायत, 14 लाख ग्राम पंचायत को इसमें जोड़ा जा चुका है, को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। 2025 तक टारगेट है, तक 100% का टारगेट है। तो इसमें देखो, जैसे ये एक तो ये भारत नेट और 2025 तक कितना 100% का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ये है। तो अब इसके बाद ये जो हमने आपको फैक्ट बताया इससे रिलेटेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका यूज कहाँ कहाँ है, कैसे, तो फिर अगले पार्ट में अगर मैं जाऊँ तो रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ये कैसे रोल प्ले कर रहा है, तो एक तो जैसे सबसे पहला, एक तो यूपीआई या इसको कहा जाए डिजिटल पेमेंट सिस्टम, हिंदी में लिख दीजिए डिजिटल
भुगतान प्रणाली। ये तो इंडिया का एक वर्ल्ड को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना ये। अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा है, जो डेटा मार्च 2025 में, ये डेटा एकदम याद रखना चाहिए क्योंकि इंडिया का बहुत लीडिंग अचीवमेंट है ये। इंडिया इस पे डिप्लोमेटिक भी अपना रोल प्ले कर रहा है। मार्च 2025 में जो डेटा है वो 24.7 लाख करोड़, 24.7 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के थ्रू पर मंथ। 24.77 लाख करोड़ रुपए का भारत में। 24,77,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। ध्यान रखिएगा, हमारा जो बजट होता है वो 50 लाख करोड़ रुपए का होता है। हमारा जो बजट है वो 50 लाख करोड़ का है। बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है। और हमारा एक महीने का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई पर वो 24.77 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, कितने लोग इसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए? 18,300 मिलियन ट्रांजैक्शन हुआ। 300 मिलियन लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शंस हुए। 18,300 मिलियन लेन देन हुए, 10 रुपए से लेकर के 5 रुपए 2-4 रुपए से लेकर के। 460 मिलियन इंडिविजुअल्स, 460 मिलियन इंडिविजुअल और 65 मिलियन व्यापारी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक और डेटा लिख दीजिए, कितने हमने लिखा? 460, 460 मिलियन, 60 मिलियन व्यक्ति इंडिविजुअल और 65 मिलियन व्यापारी मर्चेंट। ठीक है, मिलियन मर्चेंट आर यूजिंग यूपीआई सिस्टम। ये जो आजकल भिखारियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की हो गई है कि लोग अपना शीशा चढ़ा के रखते हैं और भिखारी भीख मांगने जाएगा, शीशा खोलेंगे नहीं, और शीशा नहीं खोलेंगे तो पैसा कैसे देंगे? ठीक है, शीशा खोलेंगे तो रिस्क है। तो आजकल भिखारी भी अपना यूपीआई रखे हुए हैं, क्यूआर कोड रखे हुए हैं, शीशे पर सटा देते हैं और वहीं से आप स्कैन करके उनको पैसा दे दीजिए। ये लेवल आ गया है भारत में यूपीआई का। तो ये एक डेटा है। तो हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन एक जगह पे किया है वो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, ये आपका यूपीआई का सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन इसका लिखिए वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सेकंड डीबीटी, नगद भुगतान, या इसको लिखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रत्यक्ष अंतरण हिंदी में इसका सही होता है प्रत्यक्ष अंतरण। प्रत्यक्ष अंतरण, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके बारे में है कि 1 जुलाई 2013 को इंट्रोड्यूस हुआ था डीबीटी पहली बार, और आज 2025 है। तो इसको लेकर के कुछ डेटा लिखिए। कुछ इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि डीबीटी से इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और इजी जो बेनिफिट्स है वो पब्लिक के पास जा रहा है 100% विदाउट एनी लीकेज। तो डीबीटी का ये तो अलग से टॉपिक हम करेंगे, तो उसका फायदा घटा करेंगे। यहां पर जो डेटा है उस डेटा में है
कि 43.95 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किया गया है आज तक। 43.95 लाख करोड़ रुपया 43.95 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुआ है बेनिफिशियरीज को। सेंटर और स्टेट को मिला लेंगे तो इसके माध्यम से। दूसरा इसमें है कि 3.5 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट फंड का लीकेज रोका गया है। जो 3.5 लाख करोड़ रुपया जो गलत तरीके से लीक हो जाता था, रिस जाता था, जिसको करप्शन बोलते थे, वो रोका गया है। तो इसके कारण कितना पैसा रुका है? 3 लाख करोड़ रुपीज लास्ट 10 ईयर्स में। लाख करोड़ रुपीज, ये भी लिख लीजिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहां पे है? तो एक है राशन कार्ड में और दूसरा है एलपीजी सिलेंडर में ही। जो फेक राशन कार्ड एंड एलपीजी सिलेंडर आइडेंटिफाइड एंड इनएक्टिव, इसमें डीबीटी के तहत राशन कार्ड और एलपीजी, जो फर्जी राशन कार्ड और एलपीजी होते थे, वो सबको निष्क्रिय किया गया है। अच्छा, अब इसमें जाएंगे तो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस और चीजें ई गवर्नेंस से बढ़ के ई क्रांति तक पहुंच गया है। और ये टॉपिक है, यहीं पे इतना ही छोड़ दीजिए, हम लोग इसको पूरा टॉपिक ही करेंगे। ई क्रांति तक चला गया है। कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम आज के डेट में, इसके अंदर में एक बस खाली स्लोगन लिख लीजिए ई गवर्नेंस के नीचे, नाउ इट वर्किंग एज ए टूल फॉर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये किसके टूल के रूप में काम कर रहा है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के टूल के रूप में काम कर रहा है ई गवर्नेंस। क्या इसका मीनिंग हुआ? बिहार सरकार का एक आरटीपीएस है, चाहे भूमि है उनका जो लैंड सर्वे का, तो सोच के देखिए उस पे पूरे बिहार के सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स उस पे है। आप लॉग इन करिए और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। तो एक छोटा सा पोर्टल ने कितने बड़े पैमाने पर गवर्नेंस इंश्योर किया। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? माने एक आरटीपीएस ने पूरे बिहार के लोगों को जितने उनके मल्टीपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सारा उनको पूरा हो गया उससे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के रूप में जाएंगे तो एक तो ये हो गया ई गवर्नेंस वाला, इसको छोड़ दीजिए, यहीं पे हम लोग ई गवर्नेंस अलग से टॉपिक के रूप में करेंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पे एक और लिख दीजिए डिजिटल। इसका बेनिफिट में रोल कहां कहां है? कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में बोल रहा हूं, जुड़ाव एवं आधारित संरचना। और इसमें क्या होता है? रियल टाइम या वास्तविक समय में रियल टाइम स्मार्ट डिजिटल, स्मार्ट और फास्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी अवेलेबल है। स्मार्ट एंड फास्ट डिजिटल कनेक्टिविटी अवेलेबल। और इसी में जाएंगे तो यहीं पे डेटा बताया जा रहा है कि 2014 में 308 रुपया पर जीबी चार्ज था और अब ये घट करके यही 2025 में ये 9 रुपया, जो एग्जैक्ट अमाउंट जो डॉक्यूमेंट्स में शो किया गया है
वो 9.34 रुपीज पर जीबी है। और आप जानते हैं कि रियल टाइम में सब कुछ, आपका ट्रक कहां से कहां गया, कैसे गया, गाड़ी ट्रेन कहां चल रही है, हवाई जहाज की क्या स्थिति है, ऑल कनेक्टिविटी, पूरा डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स डिजिटलाइज्ड, इंटायर लॉजिस्टिक्स डिजिटलाइज्ड, सब कनेक्टेड हो गया एक दूसरे से। लॉजिस्टिक्स में स्टोर हाउस से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, इंटर जो कनेक्टिविटी है, सर्विसेज जो कनेक्टिविटी है, वो सब। गांव वगैरह में भारत नेट, गांव आज के डेट में उसमें भी विलेज बिल्कुल विलेज भी, गांव भी पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। उसके बाद जाएंगे तो कुछ अदर यूजेज में, तो आप जाएंगे अदर यूजेज, हम करेंगे कहीं ना कहीं अन्य उपयोग में। अन्य उपयोग में आप जानते हैं एग्रीकल्चर, कृषि, डिजिटल कृषि, जिसको पूछा भी गया है, आपका भी जरूर पूछा जाएगा शॉर्ट नोट्स के रूप में। आईएएस मेंस में पूछा गया है डिजिटल, पिछला बार ही पूछा गया था, तो आपके में भी शॉर्ट नोट्स के रूप में आएगा। रोल ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, डिजिटल कृषि जिसको बोलते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ई नाम है, ई पशु हाट है, बहुत सारी जैविक खेती पोर्टल है, बहुत सारी चीजें हैं एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। उसके बाद जाएंगे तो एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा में आप समझ रहे हैं सारे लेवल पे, फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। बिहार का कौन सा है, अभ्युदय, एक तो इसमें जाएंगे तो पीएम ग्रामीण दिशा है, प्रधानमंत्री ग्राम दिशा करके बनाया गया है, ये मिशन है, ये स्टार्ट किया गया है फॉर टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन इन रूरल एरियाज। और भी सारा डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर के, ये अलग से टॉपिक ही है, इसको बोलते हैं ई एडुटेक, जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर, ई जोड़ दीजिए तो देख लीजिए सब जगह पे सारा। उसके बाद जाएंगे तो हेल्थ, हेल्थ में कोविन ऐप बनाया गया था कोरोना के दौरान। आयुष कौन सा था एक, बिहार सरकार का भी एक ओपीडी है, संजीवनी या संजीवन ओपीडी है। ये कितना बड़ा बेनिफिट होगा बिहार के गरीब लोगों के लिए, और भारत कितना बड़े पैमाने पे कंट्रीब्यूट कर सकता है इन ग्लोबल हेल्थ केयर। भाई आप 1000 डॉक्टर का कॉल सेंटर बना के बैठे हुए हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने से किसी को कोई मेडिकल एड चाहिए, आप कॉल करिए, इंडिया विल असिस्ट। पटना में एक पीएमसीएच में एक बड़ा सा डॉक्टर्स का कॉल सेंटर बना दीजिए, बिहार के किसी भी जिले से कोई भी डॉक्टर को या अदरवाइज कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, वहां से बैठे बैठे वो कंसल्ट कर सकता है। प्राक्टो करके प्राइवेट का है, वो सारे डॉक्टर्स उस पर रजिस्टर्ड है, आप उनसे जाइए, घर बैठे बैठे आने जाने का झंझट ही खत्म हो गया। तो ये हेल्थ में आ जाएगा। और इसी में जाएंगे तो एक ऑनलाइन वो भी है हेल्थ में, ORS पेशेंट पोर्टल है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सर्विसेज है ना। एम्स में अगर आपको ओपीडी एम्स में दिखाना है तो आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप ले लीजिए ORS पेशेंट पोर्टल, इसमें बोलते हैं ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग, ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग है, ये भी हो जाएगा। प्लस एक और आया है कर्मयोगी भारत। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स को रियल टाइम में
देश में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए फॉर जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, तो उसको भी ले लीजिए। एक लिख दीजिए कर्मयोगी, कर्मयोगी भारत, कर्मयोगी भारत, ठीक है। और इसमें है कि जो आईएएस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक रोल ऑफ आईसीटी। तो आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको दो पार्ट में जानना पड़ेगा। एक पार्ट में डेटा फैक्ट, और दूसरे पार्ट में उस डेटा का यूज क्या हो रहा है देश में, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो कंटेंट होगा, ये कंटेंट आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। ऐसे आता है वहां पे, कोई मान लो फॉरेन रिलेशन का कोई टॉपिक आता है, वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने ये टॉपिक लिया। अब देखिए दूसरा कौन सा टॉपिक ले लें, तो फिर हम और इसको कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। इसी में से आप जो टॉपिक कहिएगा, तो अदरवाइज इस सब टॉपिक तो क्लास में करना ही है हम लोगों को। एआई हमें अलग से करना है और चालक हमें करना है। तो मैंने एक टॉपिक के रूप में हमने आपको एक बताया कि इस तरीके से इंटायर साइंस टेक्नोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब आपको जानने चाहिए। एक बात ये हुई। अब इसके बाद हम दूसरा वाला कल टॉपिक करा देंगे, क्योंकि हम सब टॉपिक को तो करेंगे, ये सब टॉपिक हम क्लास में करेंगे, एक एक करके कर देंगे सारा। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड हम क्या करेंगे कि इसमें एक कल करा देंगे उसका बून और बेन वाला, ब्लेसिंग और कर्स, और उसके बाद हम फिर इसमें से कोई टॉपिक ले लेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी करा देंगे। तो इसी तरह से पूरे इंटायर हम साइंस टेक्नोलॉजी को, हम आपको इकोनॉमी को हम इस तरह से डायग्राम के रूप में करवा देंगे, ठीक है। तो आप बाकी आप अपने पीडीएफ यहाँ पे रहेगा, जो रेगुलर क्लास है उसका पीडीएफ रहेगा, उसे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा जब ये कंप्लीट होता जाएगा। जैसे तो अभी तो 21 तारीख को टेस्ट है, दोनों पेपर, पेपर 1 पेपर 2 का अटेम्प्ट करके देखिएगा कि क्या स्थिति है। दोनों पेपर 3-3 6 घंटा ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन में आके दे लीजिएगा, जैसा भी होगा तो उसको आके ऑनलाइन ऑफलाइन में दे लीजिए, ठीक है। तो इस क्लास को आज मेरा वाला क्लास यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास उनका है, कुणाल जी का है। कुणाल जी का परिचय ये है कि बड़े सौभाग्य से, रुक जाइए, कुणाल जी का है कि भाई बिहार भवन में है, 56-59 बैच के सीटीओ हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं 56-59 बैच के। यहाँ पे पूरे बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन का तो सर हैं, सर से बात करिए फिर। थैंक यू।